मैं मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। काफ़ी जो आधार कार्ड है वो अवैध बने, मतलब गलत तरीके से बने, जो कि मुझे लगता है कि जो आप कहते हैं रोहिंग्या, और ये वो मैं सही पूछो तो मेरे को तो लगता है कि वोट काटने के लिए सारी चीजें चली हुई हैं। जो लापरवाही करेगा, जो ढीला रहेगा, उसकी वोट कटी हुई पाएगी। अगर वोट का ये जो फॉर्म है ये सही नहीं भरा या वोट नहीं बनी तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम खास बातचीत करेंगे एसआईआर पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है उसको लेके लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं, काफ़ी परेशानियां भी है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं उनकी वोट बनेगी या कटेगी। काफ़ी इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में खास गेस्ट इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आए हैं सुमित सरपंच, जो कि मकडोली गांव के पूर्व सरपंच है, सामाजिक कार्यकर्ता है और गांव में लोगों की वोट बनवाने के लिए जो कि बीएलओ वहां पे पहुंच रहे हैं उनसे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस जो वोट बनवाने को लेके जो एसआईआर का जो प्रक्रिया चली हुई है इसको लेकर लोगों में किस तरीके की भ्रांतियां हैं, कैसे कैसे सवाल वो इनसे पूछ रहे हैं। सरपंच साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी भाई, और आपके दर्शक जितने भी साथी हरियाणा टॉक्स के जी अपने साथ जुड़े हैं इस वार्ता में, उन तक भी मेरी राम राम नमस्कार पहुंचे। और जब आपका फोन आया इस मुद्दे के ऊपर अपनी भाई डिस्कशन के लिए, इसे संयोग कहो या कुछ भी कहो, मैं भी एसआईआर का जो अपना फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अपने परिवार की वोटों को मेंटेन रखने के लिए या बचाने के लिए, उस जद्दोजहद में मैं भी जुटा हुआ था। और मैं गाड़ी में ही वे सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने साथ लेकर के आया। अच्छा, ये बताओ कि ये फॉर्म जो आप बता रहे हैं गाड़ी में थे और साथ लेके आए हो, ये आपके पास कब पहुंचे और कैसे पहुंचे? ये मेरे घर पे 10 से 15 दिन पहले आए थे जी। और इसमें तो खैर मैं अपनी लापरवाही कहूँगा कि मैंने इसको इग्नोर किया। जो बीएलओ जिनकी ड्यूटी है, मेरे पास से 2 से 3 बार उनके फोन आए पिछले 2 दिन में। उसके बाद मैं थोड़ा सक्रिय होया हूँ कि भैया काम तो करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने जो फॉर्मेलिटी पूरी करी है, तब मेरे मन में एक चिंता को हो या गुस्सा भी सिस्टम के खिलाफ कि भाई ये अनावश्यक जो जिसको आप रिवीजन कर रहे थे ना, एसआईआर इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो मैं इसकी जरूरत क्या है और क्यों बार बार ये सारी चीजें होने लग रही हैं। और ये प्रक्रिया मैं अगर मेरे घर की बात करूं तो पिछले 6 महीने से चली हुई है। 6 महीने पहले भी बीएलओ ने संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि आपके घर में जो 2 बहुएं हैं, मेरी वाइफ हैं, छोटे भाई की जो वाइफ हैं, कि 2002 में इनके घर यानी कि उनके अपने मायके में इनके माँ की या बापू की वोट का सीरियल नंबर और वो चाहिएगा, उसके बगैर वोट नहीं रह सकती, वो तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैं दोनों जगह कांटेक्ट करके उनसे मंगवाई, मैंने डिटेल सारी और उनको प्रोवाइड करवाई। तो उस दौरान भी मेरे मन में ये सवाल बहुत सारे आए थे कि ये अनावश्यक शर्तें थोप के हमारे को परेशान किया जाने लग रहा है और एसआईआर के नाम पे। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, अभी आप डिस्कस करेंगे। देखो, जो चीजें निकल करके आएंगी कि हम भी जैसे लगातार इस टॉपिक पे किताबें भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पे भी हमने कई बार नज़र दौड़ाई है कि भाई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या इसका पैमाना रखा गया है। और जो वोट बनेगी, जब पहले से वोट बनी हुई है, जो 5, 6, 7, 8, 10 इलेक्शन में अपनी वोट का प्रयोग कर चुका है, वोट डाल ली है,
तो उनकी वोट का दोबारा से ये इस तरीके का गहनता से, जैसे वो ना SIR का मतलब जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में अगर मोटा मोटी हम बात करें तो खास गहनता जांच या गहन जांच, संशोधन कह सकते हैं, मूल्यांकन कह सकते हैं। तो इसमें ये जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो। फिर हमने पता किया कि भाई इसका क्यों ऐसे, इसको लेके जैसे विवाद भी हुआ, कई स्टेट में नेताओं ने भी इसका विरोध किया, जैसे पश्चिम बंगाल में किया और भी कई जगह पे किया। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दी, उसके बाद ये शुरुआत हुई है। तो मोटा मोटी ये इसमें है कि जो आधार कार्ड बने, आधार कार्ड के को बेस बना के कुछ लोगों की नई वोट बनी। तो ये मानना है कि काफ़ी जो आधार कार्ड है वो अवैध बने, मतलब गलत तरीके से बने, जो कि मुझे लगता है कि जो आप कहते हैं रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी कह देते हैं, कई और कुछ कह देते हैं, उन्होंने भी काफ़ी वोट बनवा ली थी। तो अब ये जो जांच करने का जो आया मामला, तो ये है कि सही मतदाताओं की पहचान की जा सके। सवाल मैंने कुछ लंबा किया है इसलिए कि लोगों को समझ में आए, और एक ही उसमें फिर आप भी थोड़ा सा तसल्ली से इसका जवाब देंगे। आपने इसकी भूमिका बना दी जी। हाँ। हमारे इंडिया में की पॉपुलेशन 150 करोड़ होने जा रही है। 150 करोड़ में कितने घुसपैठिए होंगे? रोहिंग्या मुसलमान कितने होंगे जो बांग्लादेश या कहीं से भी घुसपैठ करके आए? कोई स्पष्ट आंकड़ा तो है नहीं ना। अनुमान लगाएं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। हालांकि इतने करोड़ों लोग एंट्री कर रखी होगी इंडिया में, तो मेरे को लगता नहीं कि हम उनको झेल पाएंगे। होंगे, घुसपैठ चलती रहती है, हमारे भी लोग घुसपैठ करते हैं दूसरे देश में। जो डोंकी मार के जाने लग रहे हैं वो घुसपैठ ही है जी। उनको भी कोई राइट नहीं है वहां पर। हाँ, उनको कोई राइट नहीं है, और कोई हमारे देश में घुसपैठ करके आए उसको राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप 1%, 1.5% या 2% लोगों की वजह से, या पॉइंट कुछ, या पॉइंट, क्योंकि स्पष्ट आंकड़ा नहीं, तो मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं, और मैं उसको 1%, 2% तक लेके चला गया। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि ये कहने में 1%, 2% है, लेकिन जब आप उसकी एक उसका आंकड़ा पर्टिकुलर एक संख्या सामने लेकर के आओगे तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। उसके चक्कर में आप अपने 140 करोड़ लोगों को डिस्टर्ब करोगे। और वो जो बात है कि रिवीजन है, गहनता से जांच है, वो जांच नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, ये फॉर्म है, इस फॉर्म में नीचे लिखा है अपनी पूरी डिटेल भरने के बाद, मैं मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर रहा हूं। जबकि पहले से ही आपकी वोट बनी हुई है। मेरी तो वोट बनी हुई है। अब या तो चुनाव आयोग इस बात को एडमिट करे कि उनको ये पंक्ति यहां पे नहीं लिखनी चाहिए थी, इस पंक्ति को यहां लिखने का क्या तुक बनता है कि मैं शामिल करवाने के लिए। शामिल तो मैं ऑलरेडी हूं, मेरी वोट से 4 सरकारें बन चुकी हैं। मेरी वोट जो मैंने 3 बार वोट डाली है, मेरे सामने 3 बार तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, और 3 बार स्टेट में इनकी सरकार यहां पे बन चुकी है। तो वो जो मैंने वोट डाली थी, वो वोट कहां गई? उस वोट की क्या वो एलिजिबल नहीं थी क्या? और कम से कम आपको यहां ये मेंशन करना चाहिए था कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो कि भाई जो डिटेल आपने मांगी थी वो डिटेल मैंने इसमें दी है, वो सारी की सारी ठीक है। इसमें तो आपने बकायदा एक पंक्ति डाल दी, डिक्लेरेशन होनी चाहिए, डिक्लेरेशन कि मैं जो डिटेल याद अब जो ऑलरेडी मेरा पहले से वोट वो सही है, वो सही अगर है। इसमें कुछ गलत है तो भाई मेरे पर कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाए। एक और भी बात है, मेरी उम्र 41 साल है। इस 41 साल में मान लो 18-20 साल की उम्र में मेरा वोट बन गया था। इस 20 साल में, 22 साल में अगर आपको कोई सस्पेक्टेड, अगर आप फ्लैग किया आपने मेरे को, मेरी वोट को, तो आप आकर के जांच कर लो। अब पूरी की पूरी डिटेल, मेरी डेट ऑफ बर्थ आप दोबारा से पूछ रहे हो, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी इस 20 साल में? आप दोबारा से मेरे से मेरा आधार कार्ड पूछ रहे हो, और जब आप इसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं उसमें आप आधार अलाउ कर नहीं रहे हो, तो फिर ये आधार का ढमढमा पूरे देश में बजा क्यों रखा है?
फिर आधार के बगैर आपका खाता क्यों नहीं खुलता है? फिर आधार के बगैर आपकी फैमिली आईडी क्यों नहीं? फिर आधार के बगैर आपकी रजिस्ट्री क्यों नहीं होती है? विशिष्ट पहचान पत्र, तो उस आधार कार्ड। आधार को आपने इसमें शामिल क्यों नहीं किया? और फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ आधार को इसमें शामिल नहीं किया, तो आपने कॉलम में आधार नंबर क्यों पूछ रहे हो? आपने आधार नंबर भी पूछ लिया। सेकंड, आपने आधार से अपनी वोटों को ऑलरेडी पहले कनेक्ट भी कर चुके हो। आपका बैंक तो जब अकाउंट भी आपके- आधार से कनेक्ट जब है। आपके पास हर डिटेल हमारी है, तो आप क्यों हमारे को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? सबसे बड़ी बात, मैं तो गांव का सरपंच रहा हूं, मेरे को वोट की कीमत का पता है। भाई हम पढ़े लिखे एक सभ्य घर परिवार से ऐसे आते हैं जो जिम्मेवार नागरिक हैं। मेरे को पता है कि वोट की कीमत क्या है। इसलिए भागदौड़ कर रहे हो। मैं भागदौड़ करी, मैंने बीएलओ से संपर्क किया। मेरे घर में हमारे 6 वोट हैं। 6 वोट हमारे सभी के पासपोर्ट फोटो ऑलरेडी हैं घर में, लेकिन बीएलओ ने कहा कि जो पुराने फोटो हैं वो पुराने फोटो मत लगाना, आपके पास आपका रिजेक्ट होकर के आ जाएगा। पहले क्या होता था कि जैसे ना एक बार में 50-60 फोटो बनवा लेते थे एक बार में बन जाते यूज थे, होते रहे यूज होते रहे। तो जो आप पहले से आपके घर में फोटो थे, क्या वो यूज नहीं हुई इसमें? नहीं, वो मैं लगाना चाह रहा था। मेरे घर में ऑलरेडी हैं पासपोर्ट साइज के फोटो सभी मेंबर के, लेकिन मैंने जब बीएलओ से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो पुराने फोटो उनका इस्तेमाल मत करना, आप रिसेंटली अपना फोटो क्लिक नया फोटो करवा के लेके नए आए। फोटो। कलर अब मैं अपने 6 मेंबर हैं, हम अपने परिवार के सभी के मैंने फोटो क्लिक किया। मैं स्टूडियो से जाकर के मैंने 300 रुपए में पासपोर्ट साइज फोटो स्पेशली इस काम के लिए बनवाए हैं। क्या आपको फोटोकॉपी लगता है वगैरह कि भी हमारे चाहिए? देश में हर परिवार, हर मतदाता, आम नागरिक इस बात को लेकर इतनी संजीदगी से काम करेगा, इतनी गंभीरता से इस चीज एक को तो गांव में आप देखोगे ना, काफी लोग तो ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, और फिर दूसरी बात ये है कि जो 80 करोड़ जनता देश में जो राशन लेती है गरीबी रेखा से नीचे होके, वो 300 रुपये या 300 रुपये से ज्यादा क्या ये वोट बनवाने के लिए खर्च करेगी? मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी पहले ही कहा मैंने आपको कि वो कौन इतनी संजीदगी दिखाएगा, कौन इतना इसको लेकर के। पहली बात तो जागरूकता नहीं है, वोट को लेकर के ही नहीं है। और वोट की कीमत सबसे ज्यादा हमारी इस गंदी राजनीति ने कम कर दी। हमारे नेता जब एक चुटकी में पलट जाते हैं, एक चुटकी में पार्टी बदल लेते हैं, वो कल तक किसी विचारधारा की बात कर रहे होते हैं, अगले दिन वो किसी विचारधारा की बात कर रहे होते हैं। वो बिकने में एक चुटकी भर की देरी नहीं लगाते। इकट्ठे 7-7, 8-8, 10-10 सांसद पार्टियों में शिफ्ट होते हैं। अब बंगाल का तो आपने देखा ही होगा, ममता बनर्जी की पार्टी की एमपी एक अननोन पार्टी में चले गए और समर्थन बीजेपी को कर दिया। तो ये जो नेताओं ने, कई तो वो सांसद थे कि जो बीजेपी को भर भर के गालियां देते थे, भर भर के गालियां नहीं देते थे, जो उनके स्टार प्रचारक थे। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब तो ऐसी आम आदमी पार्टी का भी अगर आप देखोगे तो 7 सांसद एकदम से वहां चले गए। स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, पूरे इंडिया में इतने ज्यादा ट्रोल हुए वो। तो वोटर किसके ऊपर भरोसा करे, क्यों वोट डालने जाएगा वो? जितनी सख्ताई आप वोटर के ऊपर आपने दिखा रखी, आप नेताओं के ऊपर क्यों नहीं दिखा रहे? जो दल बदलू राजनीति हमारे देश में होने लग रही है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं दिखा रहे? वो भी तो चुनाव आयोग का काम है ना। अब चुनाव आयोग की लाठी कहां बजती है? चुनाव आयोग की लाठी बज रही है आम आदमी के ऊपर। और मैं तो कहूंगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम को, इसको चीटिंग को या कुछ भी को, ये इसको मैनिपुलेट करेंगे सारे के सारे। एक की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर इन्होंने अपने एंटी जो मतलब कि भाई लोग विचारधारा के लोग हैं या जो इनके समर्थक नहीं है, इन्होंने इसका बहाना पकड़ के कि भाई तुमने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, इसका बहाना पकड़ के इन्होंने 1,500, 2,000, 3,000, ये तो मामूली आंकड़ा बताया हमने, ज्यादा भी हो टारगेट, छोटा टारगेट है। तो अगर 2,000, 3,000 वोट इन्होंने काट दी तो 2-2 वोट से भी मैंने एमएलए एमपी बनते देखे हैं, और आपने भी देखे होंगे। 500 और 1000 के आंकड़े में तो बहुत सारे। उच्चाना के जो इलेक्शन हुआ है 50-100 वोटों का खेल नहीं, 32 वोटों 32 वोटों का। तो एक बार बताओ, जहां नेक टू नेक चुनाव फाइट होता है और जहां फैसला 50, 100, 200, 500 वोटों तक होता है, वहां अगर इन्होंने 2-3 हजार वोट काट दी तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और मैं तो इसका सबसे मतलब कि भाई उलाना कह लो, शिकायत कह लो या लानत कह लो, मैं तो जो विपक्षी पार्टियां हैं ना हमारी, खासकर कांग्रेस या जो दूसरी पार्टियां हैं, उन तक कहूंगा कि इतनी भयंकर गर्मी में जब इस एसआईआर का काम चला है, तुम अपना एसी में बैठ के
अपना। तो उनके समर्थक कहाँ, कार्यकर्ता कहाँ? उनके कार्यकर्ता, आपकी टीम कहाँ है? अपने लोगों को आप जागरूक क्यों नहीं कर रहे? मैं अपने गांव की बात आपको बताऊं, मेरे गांव में एक युवा साथी हैं, वो आने वाले जो अपने 1.5 साल बाद पंचायत के चुनाव आने हैं, वो सरपंची के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी। हाँ, मतलब कि उनको यूं है कि मैं चुनाव फाइट करूंगा। तो मेरी उससे बात हुई कि SIR में जो वोट का सारा खर्च चला हुआ है, तो भाई तुम वोटे मतलब अपने लोगों को जागरूक करो, और जागरूक अगर वो खुद से नहीं करें तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर के इसमें और उसमें उन वोटों को SIR की फॉर्मेलिटी पूरी करवाओ। देखो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी ये जब फैसला ये आया कि ये तो करना ही होएगा और SIR की प्रक्रिया होगी, तो हम इससे कहाँ भाग सकते हैं? इतने बड़े देश, इतने बड़े राष्ट्र और संविधान या कोर्ट के आगे हु आर वी? तो लोगों में नथिंग, हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आकर के रुकती है कि आप ये हर 6 महीने, हर 2 साल, हर 5 साल में ये मतलब कि एक तरह की डिस्टर्बेंस क्यों आप खड़ी करते हो? नहीं, ऐसी भी कोई बातें आपके सामने आती है कि भाई अगर वोट का ये जो फॉर्म है ये सही नहीं भरा या वोट नहीं बनी तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपको जो सरकार से बेनिफिट्स मिलते हैं, योजनाओं के स्कीम जो मिलती है उनको वो नहीं मिलेंगे? ऐसी भी कुछ भ्रांतियां लोगों में। ऐसी भ्रांतियां अफवाह हो सके हैं, लेकिन ये फिजिबल नहीं लग रही है बात कि भाई इसकी वजह से ऐसा कुछ रुकेगा या कुछ होएगा। क्योंकि आप किसी को, मेरे हिसाब से तो जहां तक मैं मानता हूं, आप किसी को वोट बनवाने के लिए या वोट डलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्यों आप जबरदस्ती? और अगर आपको मान लो वोट बनाना ही है तो आपको अपने देश के नागरिकों का पता है, सब कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, आपके पास डेटा रिकॉर्ड है, आप 18 साल के होते ऑटोमेटिकली उनकी वोट क्यों नहीं बना देते? अब तो आपके पास आधार का भी मैकेनिज्म है। तो मतलब जहां जाकर के चीजें और जहां जाके काम होना चाहिए ना, वहां जाके जैसी संजीदगी सरकार इस काम के लिए दिखा रही है, ऐसी जो कि ये जो फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, पासपोर्ट है या और जो डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं किसी भी नागरिक को, उसमें दिखाई जाती है। आपका राशन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका फिर आधार भी आ गया इसमें, फिर आपकी फैमिली आईडी होगी, फिर आपकी प्रॉपर्टी आईडी होगी, ऐसी और दुनिया जान के कार्ड या मतलब पहचान पत्र हमारे होते हैं। एक वोटर कार्ड को छोड़ करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट आप ऐसा बता दो कि जिसको पूरा करने के लिए, जिसकी रिवीजन के लिए, जो इसकी रिवीजन चली हुई है ना, उसकी रिवीजन के लिए कोई आपके घर पे आता हो। मैंने तो आज तक आता नहीं देखा। और जिस फैमिली आईडी की बात आपने पूछी कि वे फैमिली आईडी जहां ठीक होती है वहां तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सिफारिश, वहां पे बड़ी दिक्कतें। फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए सिफारिश लगती है, पैसा लगता है, फैमिली आईडी ठीक नहीं होती। यहां तक भी हालात हो रखे हैं कि भाई हस्बैंड कोई है, नाम किसी का चढ़ा दिया, उसको ठीक नहीं कर रहे। अगर 2 भाई हैं, वो आज से 5 साल पहले एक यूनिट थे, अब वो दोनों अलग हो गए, बंटवारा हो गया, वो अपनी फैमिली आईडी अलग अलग करवाना चाह रहे हैं, हो ही नहीं रही, कोई प्रोविजन ही नहीं है। प्रोविजन अगर होगा तो उसको अप्लाई नहीं कर रहे, उस पर काम नहीं हो रहा है। बुढ़ापा पेंशन कट गई, बुढ़ापा पेंशन जिनकी कट गई तो उनकी भी कोई सुनाई नहीं है। आपने तो रोहतक में देखा था कि एक बुढ़े की तो बारात भी निकली थी, नवीन जैन ने निकाल ली थी, 104 साल के बुढ़े की, कि उसको भाई हमारे उस विभाग ने कौन सा अपना होता है, अपना समाज कल्याण विभाग, उसने तो उसको मरा हुआ दिखाकर 102 साल के व्यक्ति को मरा हुआ दिखा के वोट काट दी। और वो चक्कर काटने लग रहा है, उसके चक्कर काटने के बावजूद उसको ठीक नहीं कर दे रहे। दादा दुली चंद। हाँ, तो ये हमारा मतलब हमारे देश का सिस्टम इतना करप्ट या इतना अजीब व गरीब सा हो रखा है कि जो होने के काम है वो तो काम आपके होते नहीं है। एक पूरा का पूरा बस इनको ट्रांसपेरेंसी कहाँ चाहिए, इनको तो बस वोटों से मतलब है। मैं ये देखता हूँ कि आप तहसील में जाइए, सरपंच साहब, आप तो शायद जमीन जायदाद के चीजों से भी जुड़े हैं क्योंकि किसान है खेत का, तो क्या आपको फर्द लेने के लिए क्या आपकी कोई रजिस्ट्री करवानी होती है या कोई और काम आपका होता है तहसील में? जाते ही हो जाता है? नहीं होता। क्या लेते हैं? लेते क्या आप डायरेक्ट मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मोस्टली तो वर्किंग डे कितने होते हैं साल में? 365 में से मेरे ख्याल से 165 तो वैसे ही हटा दो, 200 ही दिन तो काम होता होगा। और भी उसमें भी उस 200 दिन में भी कभी पटवारियों ने हड़ताल कर दी, कभी तहसीलदार की कहीं ड्यूटी लगा दी,
कभी साइट नहीं चल रही। अब अपने हरियाणा की तो साइट चलती नहीं, तहसील में आप जाओगे तो 1 महीने से अब साइट बंद पड़ी है, 1 महीने से बंद पड़ी है। अब अगर आज वर्किंग डे है मेरे ख्याल से, कल की छुट्टी थी की। हाँ, आज शायद चल रही हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन पिछले 1 महीने से साइट बंद पड़ी थी। रजिस्ट्री सारे काम, कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को 1-2 काम करवाने थे। और फर्द निकलवाने के लिए आप जाओ खिड़की के ऊपर, वहां हमेशा आपको लंबी लाइन दिखेगी। और वो लाइन आपको कहाँ दिखेगी? आप ऑफिशियल वहां तहसील से जाके जो फर्द निकलवाने लग रहे हो, वो एक पेज A4 साइज का, उसकी फीस 20 से 25 रुपए है। उसके नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट जिस 154 के पेज के 25 रुपये हमारे से वसूलने लग रही है, वो पेज भी मांगने से निकाल के नहीं दे रही। लंबी लंबी लाइनें लगी खड़ी हैं। जब भीड़ रहती है तो 1 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर, 3 बंदे लगा दो, 3 खिड़की खोल दो। आप जब लोग आपको पैसा दे करके कमा रहे हो उनसे, आप वहां कोई सुविधाओं का तो जिक्र ही छोड़ दो। अच्छा, हम तहसील में जाएं तो और जो बात आप कह रहे थे ना कि पैसा दिए बगैर, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आपका काम भी नहीं करेंगे, लटका देंगे, मना नहीं करेंगे। मैं तो कई साथी आते हैं, मांगेंगे भी नहीं। देखो, कोई ये नहीं कि वो आपसे पैसा मांगेंगे भी नहीं, लेकिन काम भी नहीं करेंगे, मांगते ही नहीं, काम भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो कई साथी हैं सरपंच साहब, वो कहते हैं कि यार हमने परिवार बड़ा हो गया तो हमें खेवट अलग करवानी है। तो वो कहते हैं कि 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, खेवट अलग नहीं होती। नहीं, मतलब उनकी आपकी सहमति नहीं हो रखी। सहमति भी हो जाती है, उस सहमति के बाद तो मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। नहीं होती, या पटवारी, वो तो पटवारी ने करना होता है काम। तो ये खेवट का है, इंतकाल चढ़वाने की बात, इंतकाल चढ़वाने का है। अभी मैं कोई अपडेट देखा था, अखबार में आ रखा था कि अभी इंतकाल के लिए अपना लेके तो आए हैं इन्होंने, कोई नियम अपना या कोई अपना गाइडलाइन जारी करी है, या सिस्टम में कुछ ऐसा किया है कि इंतकाल अगर इतने टाइम में नहीं करेगा ना पटवारी, तो कागजों में तो, और जो इनका एक वो है जो सिटीजन चार्ट बनता है, उसमें तो सब चीजों का दे रखा है कि लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इतने दिन में बनेगा, आपके रजिस्ट्री का जो टोकन है वो ऐसे लगेगा। उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ ऐसा करा है, लेकिन वो होता तो कभी नहीं है। ऑनलाइन उन्होंने ऑटोमेटिक करा है उसको, कि भाई ऑनलाइन अगर वो रिक्वेस्ट सबसे पहले पटवारी के पास जाएगी, 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो वहां से जो दूसरे हैं गिरदावर हैं या जो कोई भी इनके होते हैं ना, वो उनको ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वहां हो जाएगी। वो भी नहीं करते तो फाइनली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ ऐसा किया है। अब वो देखो, वो ग्राउंड पे उस पे कितना काम होता है, या उसका भी कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते हैं, वो तो एक अलग बात है। तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे SIR को लेके सरकार इतनी संजीदा है, शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। वैसे तो अब स्कूल खुल गए, छुट्टियों में तो चलो कोई बात नहीं, टीचर्स ने अपने काम कर सकता है इसमें, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो वो जो टीचरों की ड्यूटी लगी है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे या इसी में लगे रहेंगे? ये तो हमारे देश की कहानी आज की नहीं, कभी से ही हर आगे तक भी ऐसी ही रहनी है। और अपने स्कूलों का भट्ठा क्यों बैठ गया हमारे देश में, सरकारी स्कूलों का? सरकारी स्कूल तो घटते हैं। इलेक्शन होता है तब टीचर की ड्यूटी, इलेक्शन के लिए वोट बनवाते हैं तब टीचर की ड्यूटी, कोई और काम होता है तब टीचर की। मैं तो बल्कि एक बात और कहते हैं कि स्कूलों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मैं तो एक बात और सोचा करूं कि जिस हिसाब से हरियाणा में, मतलब और दूसरे स्टेटों का मेरे को नहीं पता कि क्या पोजीशन है, हरियाणा में जिस हिसाब से सरकारी स्कूल बंद होते जाने लग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, ये विभाग ही खत्म हो जाएगा। ये विभाग खत्म हो जाएगा तो ये सरकारी अध्यापक भी खत्म हो जाएंगे। तो उस टाइम इलेक्शन कौन करवा होगा? वह जिम्मेवारी फिर किसकी सर पर? आप ये देखिए कि मैं हरियाणा में अभी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक वो लेके आए थे पॉलिसी, शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी ऑनलाइन, बोले कि इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। 2022 से तो स्कूलों में टीचरों के जो ना ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हुए हैं, और जो JBT है उनके 2016 से नहीं हुए, 2016 से नहीं हुए, और इनके 2022 से नहीं हुए, जो कि TGT PGT प्रिंसिपल जो है। तो इनके लिए अलग अलग पॉलिसी बन चुकी है। पॉलिसी बनती है, फिर उसको खारिज कर देते हैं, फिर बनती है, फिर उसको
डिनाई कर देते हैं। अब फिर बनी है, अभी पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में उनको अनुमति दी है। तो अब शिक्षकों के तबादले ही नहीं हो लिए हैं 6-7 साल से। तो क्या ये जो सिस्टम है, जैसे ये अभी SIR का जो मामला है, ये कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कैसे क्या कुछ रहेगा? मैं आपको 2 महकमे बताऊंगा जो अपना काम परफेक्ट ढंग से करते हैं। एक तो शराब के ठेके वाला विभाग, अपडेट हर साल पॉलिसी चेंज होती है, हर साल पॉलिसी अप्लाई होती है, लागू भी हो जाती है उसी टाइम। दूसरा आपका नगर निगम और DTP, एक बार नोटिस चला जाओ मकान जब तोड़ने पहुंच जाओगे। जब इन किसी का मकान तोड़ना हो ना तो जिब्बे पंजा लेके पहुंच जाओ। शहर में अगर गंदगी उठानी होती इनको JCB नहीं मिलती। रोहतक में भी जो बाग वाली गली का जो विवाद हुआ अभी था पिछले दिन हुआ, उस बूढ़ी औरत के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था जी, लेकिन वो ऑर्डर पलट दिया। वहां तो हाई कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया, लेकिन जब किसी का मकान तोड़ना हो, किसी को उजाड़ना हो, किसी को भगाना हो ना, तो बोले कोर्ट के ऑर्डर हैं, एकदम से JCB लेके पहुंच जाओ। तो ये 2 महकमे हैं। जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे थे कि अध्यापकों के ट्रांसफर की पॉलिसी, कितनी पॉलिसी बना लो, पॉलिसी बनाने के बाद भी पॉलिसी दौड़ में पड़ी रहे हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। बस एक ही चीज है, 4 या 5 साल की बात हो रही, मेरे ख्याल से दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM थे, महकमा उन्हीं के पास, आबकारी विभाग। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि दारू पीने की उम्र 25 साल से घटा के 21 कर दो। दारू पीने की, हाँ, उम्र बताओ। उस दारू पीने की उम्र घटवाने के लिए किसी ने आंदोलन कराया था, या किसी ने उनको एप्लीकेशन लिखी थी, या रिक्वेस्ट करी थी, या कोई ऐसा मुद्दा या समस्या थी कि जिसकी को लेकर के सरकार इतनी गंभीर थी? यहाँ इन पॉलिसीज पे काम होते हैं। अच्छा, फिर बीच में दारू पीने की उम्र घटा दी 21 साल और दारू के ठेके पता क्यों बढ़ते जाने लग रहे हैं, और सरकारी स्कूल क्यों घटते जाने लग रहे हैं? यहाँ पॉलिसी बनती है, बन के ना अलमारी में रखी रहे हैं, और दारू के ठेके इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉलिसी बनती है, उस पर काम होता है, क्विक एक्शन होता है, रेवेन्यू आता है। हाईवे से दारू के ठेके 100 मीटर दूर कर रहे थे, दोबारा फिर वहां पे चले गए क्योंकि पॉलिसी में फिर बदलाव कर दिया। हर साल पॉलिसी में बदलाव कई जगह तो हाईवे के नाम ही बदल दिए, हाँ, बाईपास निकाल दिया। नाम बदलने के तो ना उस काम में तो हम अपनी ये सरकार जितनी नीचे से लेकर ऊपर तक इसको महारत हासिल है, नाम बदलने को ही अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। तो जो ये था इसको... मैं सरपंच साहब अभी इसी पे आते हैं वापिस, SIR पे, तो हमारे लोगों को भी पता चले। आपने ये अभी पूरी प्रक्रिया अभी कंप्लीट की नहीं है, लेकिन अभी तो मैंने कर लिया, तो मैंने देने हाँ, तो इसमें भाई कंप्लीट तो जब हो जाएगा, जब BLO को दे के सबमिट हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। मैंने BLO से बात करी थी, फोटो में अभी मेरे पास पुराने फोटो हैं जी। तो मैं उनकी वहां से आया कि भाई बहुत सारे फार्म ना रिजेक्ट होके आ जाते हैं। तो इसमें हम यही है, एक बार थोड़ा सा आप हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको एक बार इस फार्म के बारे में एक पूरी डिटेल सी बता दो, 1 मिनट लगेगी आपको, कि इसमें कौन कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे फोटो लगेगा। अगर जैसे आपने बताया कि जो बहुएं आपके परिवार में आई है, उनकी वोट यहाँ पे नहीं थी, तो उनका जो 2002 में जो वोट कहाँ पे डाली थी, या उनके माँ बाप ने का, तो एक थोड़ा सा डिटेल में आप बता दो फार्म के बारे में, तो लोग भी जागरूक हो जाएंगे। चलो, मैं जागरूकता तो इस बात से शुरू करूंगा मैं, कि अगर तो आपने वोट डालनी हो अपने जाति के आदमी नेता की, अगर आपने वोट डालनी हो धर्म देख के, और अगर आपने वोट डालनी हो अपना स्वार्थ देख के, तो आप कोई फॉर्मेलिटी पूरी मत कराए ना, पड़े रहने देना भाई फार्मा ने जी। पहली जागरूकता तो यह है, वोट डालो अच्छे आदमी की। अच्छे आदमी को अपने गांव का सरपंच बनाओ, अच्छे आदमी को अपना विधायक बनाओ, जो वहां मतलब कि विधानसभा में जाकर के आपकी क्षेत्र की आवाज उठाए जी, आपके हकों की बात करे। MP उसको बना करके भेजो जो आपके लोकसभा क्षेत्र की आवाज बने, वहां जाकर आपकी प्रेजेंस, आपका प्रतिनिधि के रूप में वहां पे गरजता दिखाई दे। तब तो फायदा है वोट बनवाने का और इस पे आगे बढ़ने का। और अगर छोटी सोच के साथ ही, या पैसे के बदले में, या शराब के बदले में,
ही अगर वोट बेचनी है तो मैं कहूंगा कि SIR का बहाना भी ठीक मिल रहा है, हम इसको पूरी प्रक्रिया को पूरी करिए, मतलब पड़ा रहने दो। और अदरवाइज अगर आपको ठीक है कि नागरिक अपना भाई सच्चा भारतीय नागरिक होने की जिम्मेवारी निभानी है, तो भाई इस प्रक्रिया को पूरा करो, क्योंकि हम इससे भाग नहीं सकते हैं। ऑर्डर तो ऑर्डर है भाई, विभाग है, मैंने भी अपनी फॉर्मेलिटी सारी की सारी पूरी करी हैं। इसमें अपनी डिटेल आप भरो। अगर आपके पास BLO ने फार्म पहुंचा दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूछा है तो BLO कौन है वो पता करो, BLO से संपर्क करो, अपनी वोट के जो फार्म है फॉर्मेलिटी पूरी करो, उन पे अपना अभी का ताजा फोटो खिंचवा करके उस पर चिपकाओ, और वो अपना सारा का सारा, अगर घर में जैसे कोई भाई बहुएं आई हैं, मतलब ज्यादा लंबे समय से हमारे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं को है, हाँ, ज्यादा जिनकी रिहाइश ज्यादा लंबे समय से यहाँ नहीं थी, एक उनके लिए बस इतना है कि उनको 2002 में उनके माँ और बापू में से किसी की एक का वोट का हवाला उसमें देना पड़ता है, वो BLO का काम है, तो वो बाकी वो आपको गाइड भी कर देंगे। और जो भाई चुनाव फाइट करना चाहते हैं, विधानसभा, लोकसभा, या विपक्षी पार्टियां, या गांव में सरपंच, जिला पार्षद, या कोई चेयरमैन बनना चाहता है, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है। और जिम्मेवारी भी क्या, अगर आप अपने मतदाताओं को जागरूक नहीं करोगे तो आपको वोट कहां से आएंगे? आप अपने लोगों को जागरूक नहीं करोगे तो उनको भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सक्रिय हो जाओ। और कैंप भी लगवा सकते हैं, कैंप भी लगवा सकते हैं, लगाते हैं, और आप मैन टू मैन उन सभी से मतलब संपर्क करके पूछ सकते हो कि भाई आपने अपनी वोट मेंटेन करवा ली कि नहीं करवा ली। नहीं तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में अगर ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई तो वोट कटने वाली है। और ये वो, मैं सही पूछो तो मेरे को तो लगता है कि वोट काटने के लिए सारी चीजें चली हुई है। जो लापरवाही करेगा, जो ढीला रहेगा, उसकी वोट कटी हुई पाएगी, उसको फिर वही सारा का सारा अपना फॉर्मेलिटी लंबी प्रक्रिया नए सिरे से अपना शुरुआत, मेरे ख्याल से शुरुआत से अपना सारा का सारा करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज SIR को लेके सरपंच साहब से हमने डिस्कस किया है, और इनके सामने जो जो दिक्कतें आई इन्होंने आपके साथ शेयर किया है। आपको भी SIR को लेके कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, या सिस्टम में कोई सुधार आप चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, ताकि हम अगला जो एपिसोड है या अगला जो पॉडकास्ट हम करेंगे, आपके जो सुझाव है, जो कमेंट्स आएंगे, उसके आधार पर करेंगे। सरपंच साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।